जॉर्जिया मेलोनी आपको दिख रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री ने बीते दिन 1-to-1 यानी द्विपक्षीय बातचीत भी की है। इटली के साथ रिश्तों को कैसे बेहतर किया जा सकता है वो भी देश की नजर है। इसी के साथ आपको अगर आपको याद हो मदर टेरेसा का कैनोनाइजेशन यहीं पर हुआ था इटली में, रोम में। तब भी भारत की तरफ से मुझे याद है, चूंकि हम लोग कवर करने गए थे उस वक्त, तमाम जो भारत के नेता हैं उनमें से कई लोग वहां पर पहुंचे थे और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जब जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से करना चाहती हूं कि कई अमेरिका हालांकि इस रेस में अभी भी बहुत पीछे छूटा हुआ है। ऐसे मुल्क हैं जिनमें महिला राष्ट्रपति, हम देखिए भारत ने तो बहुत पहले ही ये कर लिया था। श्वेता, जॉर्जिया अभी तक जहां पर ये मुमकिन ही नहीं हो पाया है, तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी विमेन पावर को भी G20 हाँ, भारत की तरफ से इसी बात को उठाया भी गया है। जो पूरी दिल्ली में जो स्वागत करते हुए पोस्टर्स लगे हैं विदेशी प्रतिनिधिमंडल के, वो भी इस चीज को कहते हैं। और जो यहाँ पर डिक्लेरेशन तैयार हुआ है उसमें अहमियत और बहुत ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि जो महिला शक्ति है उस पर हमारी तो प्रतिभा पाटिल हो चुकी है राष्ट्रपति, और अभी द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। अमेरिका जो कि रिश्ते हमारे इस समय अच्छे हैं लेकिन दूसरे देशों को नसीहत देता रहता है, वहां पर जरूर ओबामा राष्ट्रपति बने लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर वहां का एक बहुत लंबा आंदोलन रहा जो रह कर अभी भी सुलगता रहता है। उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जो ब्लैक्स हैं वहां पर, जिन्हें अपनी राइट्स के लिए अभी भी लड़ना पड़ रहा है, उन पर किस तरीके से पुलिसिया अत्याचार होता है अमेरिका में, ये भी एक बात है, हकीकत है। खैर, लोकतंत्र है, इसीलिए भारत में भी इस तरह की चीजें उठ पाती हैं और अमेरिका में भी इस तरह की चीजें उठ पाती हैं। लेकिन भारत की तरफ से जितनी चीजें कही जा रही हैं अंजना, मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि जो चीजें हम कह रहे हैं हम उसे प्रत्यक्ष करके दिखा भी रहे हैं। हम केवल महिला शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं की उस मौजूदगी, और केवल इसलिए नहीं कि वो महिलाएं इसीलिए वो हैं, वो काबिल हैं इसीलिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस समय तैनात है, मौजूद है और अच्छा कर रही हैं, चाहे वो सैन्य बल हो, चाहे वो देश की राष्ट्रपति हो। आपके अंदर की उस प्रतिभा को पहचान कर समान अवसर देकर आपको उस जगह तक पहुंचने का एक मौका देना। तैयब एर्दोगन, अब टर्किश प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और सभी को एक एक करके, प्रेसिडेंट टर्की के तैयब एर्दोगन, ये एक और देश है जिसके साथ जनरल मैसन रिश्तों को लेकर भारत को किस तरह से सोचना है, आगे बढ़ना है। हालांकि जब भूकंप आया हमने मदद की, लेकिन एर्दोगन को ही अगर आप देखें तो एक तरफ जंग के खिलाफ है लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो एक भारत का अपोज करता है। जब श्रीनगर में हमने G20 का आयोजन किया तो उसको बॉयकॉट कर दिया एर्दोगन के देश ने, तुर्की ने। तो ये अपने आप में बताता है कि कैसे भारत को बहुत ही थिन लाइन पर चलना है ऐसे देशों के साथ भी जो कि इस्लाम के नाम पर टेररिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, तो टेररिज्म को पालने वाले देशों के साथ खड़े दिखेंगे। लेकिन आपको फिर भी इस तरह का कंसेंसस बनाने में सफलता मिलती है, उपलब्धि भी है, चुनौती भी है। बिल्कुल, टर्की वो देश है जहां पर कुछ साल पहले जब मैं ड्यूटी पे गया था, मैंने देखा था कि वहां धर्म इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, लोग उसको पर्सनल मानते थे। लेकिन ये जब से एर्दोगन आए तो ये थोड़ा एक फंडामेंटलिज्म आ गई है और वो उनका सपोर्ट पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही हो गया है ऑफ लेट। और खासकर अभी पिछले ही साल उन्होंने एक सबमरीन भी दी थी पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब है कि टर्की को ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है वो नेटो का मेंबर है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब हिंदुस्तान ने समझ लिया है कि टर्की के साथ कैसे डील करना है। और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो कल प्रपोज हुआ है उसमें सबसे बेहतरीन स्ट्रोक ये है कि अरब और इजराइल को तो हमने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद वहां से मेडिटेरियन से सीधे ग्रीस जा रहा है।
तो टर्की को हमने बाईपास कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो मेरे ख्याल हमारी जो डिप्लोमेसी है और पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उनको पता है कि ऐसे देशों को जो रिलाई और भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसे देश जिनको अभी हमने पिछले साल अर्थक्वेक के दौरान इतना अच्छा टाइमली, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उसके बावजूद उनका अगर ये स्टांस है तो इंडिया को भी पता है ऐसे देशों के साथ कैसे डील करना है। और हमने वो जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर किया है, टर्की को बाईपास कर दिया है, वो मैप में बहुत साफ दिखता है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक हमने खेला है। G20 डिक्लेरेशन में हमने ये स्थापित किया है कि मानवीय आधार है। इस पूरे डिक्लेरेशन के सेंटर में, कोर में मानवता है, लेकिन इसी के साथ 1 to 1 हमारा रिश्ता किस देश के साथ कैसा होगा, ये उसके व्यवहार पर तय होगा। वहीं आप देखिए ना, इस पर चर्चा पहले भी हम लोगों ने की थी श्वेता, कि किस तरह से कोमोरोस के राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन पुल असाइड मीटिंग है कनाडा के साथ। ये अपने आप में एक मैसेज है। उन देशों के लिए बहुत कड़ा मैसेज है, और भारत की आज की कूटनीति बहुत ही बहादुरी के साथ पूरी दुनिया में प्रदर्शित की जाती है। उसमें हमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हम किस देश को लेकर क्या रुख रखते हैं। समझना उस देश को है कि हम ऐसा रुख क्यों रखते हैं, और उन्हें समझ में अच्छी तरीके से आता है। अगर वो देख रहे हैं आज दुनिया में कि देखिए, वाकई सियासी तौर पर भी इस पे बहुत चर्चा हुई थी, और आज मेरा ख्याल है कूटनीतिक तौर पर भी इस बारे में चर्चा जरूर होती होगी कि प्रेसिडेंसी एक ऐसी चीज होती है G20 की जो रोटेशन पर आती है, लेकिन उस मौके को आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं वो जरूरी होता है। और जब विश्व के ये नेता देख रहे हैं तो उन्हें भी मालूम है कि उनके देशों ने अब तक क्या क्या किया है, दुनिया के बाकी देशों से उनके संबंध कैसे हैं। आपको जज इस बात से किया जाएगा आपकी कूटनीतिक सफलता को कि आपके दोस्त कितने हैं, मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा कौन होता है। और इसलिए नहीं क्योंकि उस देश को आपसे किसी फायदे की उम्मीद है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुश्किल वक्त में आप भी उसके साथ खड़े रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो मुश्किल वक्त में खड़ा रहा। जैसा जनरल मेस्टिन ने भी कहा कि तुर्की में अगर भूकंप आया तो भारत ने एक बार ये नहीं सोचा कि 370 पर कश्मीर में क्या कहा था तुर्की ने उस समय, क्या उनकी आधिकारिक प्रतिक्रिया थी, किस तरीके से दुनिया में वो चाहते थे कि भारत कॉर्नर हो जाए। लेकिन भारत ने ये नहीं सोचा जब वहां पर भूकंप आया, जब उस तरह की बर्बादी वहां देखी गई, भारत ने खुले दिल से आगे बढ़कर मदद की है। अब अगर उस मदद को भी कोई याद रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसके बाद देखिए इस साल वर्किंग ग्रुप मीटिंग में क्या किया तुर्की ने। बिल्कुल, और जो केंद्र में है मौजूदा सबसे बड़े वैश्विक विवाद में, रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव अब वहां पर आ रहे हैं। रूस का हालांकि युद्ध वाले सेक्शन में जिक्र नहीं किया गया है, यूक्रेन का 4 बार जिक्र किया गया है, युद्ध के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है इस जॉइंट डिक्लेरेशन में। लेकिन ये तस्वीरें सर्गेई लैवरोव का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युद्ध के खिलाफ विश्व की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से इस डिक्लेरेशन के जरिए सामने रखा गया है। रूस की मौजूदगी के बावजूद सर्गेई लैवरोव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ली कीयांग प्रीमियर चाइना के कर रहे हैं। ऐसे मुल्क जो लामबंदी करते हैं कि युद्ध के खिलाफ ना हो, रूस के खिलाफ ना बोला जाए, इन सब की मौजूदगी होने के बावजूद इस पूरे डिक्लेरेशन में साफ तौर पर युद्ध रास्ता नहीं है। अंतिम लाइन यही है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है।